देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। CTET 2 जिसका CTET 2 है ना, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। और उसमें अभी तक क्लासेस 120 क्वेश्चन लाते थे, 120 क्वेश्चन लगवाए जा रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर के। सोशल साइंस, पेडागोजी, हिंदी 120 क्वेश्चन लगवाए जा रहे थे, लेकिन अब डिवाइड कर दिए क्योंकि सभी बच्चे नहीं वो उतने टाइम क्लासेस देख पाते हैं। 1 घंटे कुछ मिनट की होती है तो सभी नहीं देख पाते हैं। इस वजह से पेडागोजी अलग आएगी और सोशल साइंस अलग आएगी और हिंदी अलग 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 कोर्स अलग अलग चलेगी। क्लासेस अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो प्लेलिस्ट तो बन गई है, अलग अलग बना दी जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डल रहे हैं तो अलग अलग बना दी जाएगी, या फिर उसी प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे हिंदी अलग और अलग अलग नाम से, क्योंकि थोड़ा कम समय की हो जाएगी क्लासेस, सभी नहीं देख पाते ना उतने टाइम की, तो सबके लिए अवेलेबल होगी। और 6 to 8 NCERT भी कराई जा रही, तो वो भी आप देख सकते हो। सोशल साइंस की 6 to 8 NCERT और पेपर 2 CTET के प्रीवियस ईयर के पेपर लगवा जाए। और 6 to 8 NCERT तो सभी के लिए है, UP टेट, CTET, HTET, MP टेट, सभी के लिए 6 to 8 जिसकी सोशल साइंस है उन सभी के लिए अवेलेबल है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, और जो नए आए हैं लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और शेयर भी कर दीजिए, एक पुराने जो शेयर कर दीजिए और नए भी शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेडागोजी का आज भाग, तो भाग 1 को देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण। क्या बाल विकास एवं शिक्षण भाग 1 में आता है ये, पहले ही आ जाती है अपनी बाल विकास एवं शिक्षण। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं आज हम अच्छे से। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि? और हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पहले 2011 से 2023 तक का जो प्रीवियस ईयर पिछले पेपर है ना, तो उनमें से उन्हीं के क्वेश्चन है। मतलब हर एक अलग अलग क्वेश्चन आज 2011 से 2023 तक के सारे आ रहे हैं। 23 में तो ऑफलाइन हुआ था उसका है, तो वो आपको बाद में करवा देंगे। 2022 तक के करवाए जा रहे हैं आपको, तो लास्ट दिन आ जाएगा ना, तो अब 2023 का एक ही पेपर है, एक दिन हुआ था सबका, तो वो उस दिन करवा देंगे लास्ट टाइम पे। तो अभी प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका पता चलेगा कि आप कितना अचीव कर पाए, कितने नंबर ला पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? तो निरीक्षण, प्रयोगीकरण, बाह्य दर्शन, अंत दर्शन। तो ये है हमारी क्या, अंत दर्शन। वो पूछ रहे शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, यानी व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो व्यक्ति के लिए जो विधि है, उनके निष्ठ विधि है, तो अंत दर्शन विधि होगी, ना कि निरीक्षण करना उनको, ना कि प्रयोगीकरण, बाह्यकरण। तो अंत दर्शन विधि मानी जाएगी। फिर है एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बंडूरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारकवादी सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसमें से हमारा क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा जो है निम्न में से वो संबंधित है, इससे ही संबंधित है, सामाजिक अधिगम विज्ञान से। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो देखते हैं, थकान द्वारा, रुचि द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा और परिपक्वता द्वारा। तो पठार बनता है दोस्तों, ना कि अभिकेर, ना कि थकान के द्वारा एक पठार बन जाता है। रुचि से पठार नहीं बनता। पठार एक कठोर चीज़ है जो कि वो थकान से बन जाती है, इतने अच्छी चीज़ों से नहीं बनेगी, तो वो थकान के द्वारा आ जाएगा इसका आंसर हमारा पहला। फिर है दर्पण चित्र परीक्षण किससे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है ना, वो किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो देखते हैं, सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है हमारी क्या, दिमाग की मेमोरी के, मेमोरी बेस लिए जाते हैं। अगर आपने मेमोरी बेस अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो आप बहुत बहुत नंबर अच्छे से पा जाओगे, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना है हमें, कि और दिमाग इतना भी नहीं लगाना, इतना भी नहीं चलाना कि ओवर चला लें। इसलिए उसी क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो हमें क्वेश्चन को ही अच्छे से रीड करना है। जब हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाएंगे तब हम उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, कि नहीं तो कोई नेगेटिव क्वेश्चन रहता है और हम आंसर
पॉजिटिव दे देते हैं और पॉजिटिव कोई क्वेश्चन रहता तो आंसर नेगेटिव। तो इस प्रकार नहीं करना है, हमें अच्छे से क्वेश्चन पहले चेक करना है और फिर आंसर उसका देना है। तो इसमें दर्पण चित्र परीक्षण मापने के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो अधिगम आंतरण को, सृजनात्मकता एवं अभिरुचि एवं अधिगम गति को। तो ये हमारे थोड़े अलग है और ये अलग है। थोड़ा ये भी सोचा करो, दिमाग लगा करो कि कौन मिला है। सृजनात्मकता एक अच्छी पॉजिटिविटी है, अभिरुचि पॉजिटिविटी है, अधिगम भी, तो गति मतलब। तो आंतरण को अलग, यानी आंतरण यानी अलग अलग करना इस प्रकार से। तो आधुनिक आंतरण यही हमारा आंसर है, कौन सा? दूसरा। फिर है क्लाउड पिक्चर। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना ऐसी पेडागोजी, तो थोड़ी थोड़ी ये डिफिकल्ट लगने लगती है। इसलिए आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो उससे आपका ये नॉलेज होगा कि कौन सी आपको डिफिकल्ट पेज लगा, कौन सी क्लास डिफिकल्ट, कौन सी, तो आपको उसमें ढल जाओगे। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेगा उस चीज़ से जिससे आप गुजर चुके हो, क्योंकि आपने लगाए हुए हैं पेपर, आपको नॉलेज है कि कितने टफ आते हैं, कितने सरल आ जाते हैं, तो कभी टफ दे देते तो कभी सहल, इसलिए आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। ठीक है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण अभिक्षमता, अभिरुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो हमारा ये होता है व्यक्तित्व के कारण। देखो आप अभी देख सकते हो इसमें, इससे क्योंकि अलग एक क्यों लगने लगता कि कैसे कोई तुक्का लगा लेता है, वो तुक्का नहीं, थोड़ी मेमोरी वाइज इसलिए बन जाते हैं कि पूछ रहे क्लाउड पिक्चर के बारे में किससे मापन होता है। तो वो अभिक्षमता, अभिरुचि, बुद्धि, ये दोनों एक ही गोल में है, क्योंकि किसी ने रीजनिंग लगाई होगी तो उसको पता होगा कि जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें शामिल हो रहे हैं इसमें, तो ये तीनों हो रहे हैं। देखो अभिक्षमता दिमाग से होती है, अभिरुचि भी दिमाग से होती है, बुद्धि भी दिमाग से होती है, इधर पूरा व्यक्तित्व ही पढ़ दिया। तो ये अलग है हमारा क्वेश्चन। तो जिसको अगर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा तो थोड़ी अभी दिमाग चला के भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। तो वैसे व्यक्तित्व आएगा इसका आंसर, कौन सा? दूसरा। और फिर 5 वयस्क के मोहन की, और हाँ जिसको पेडागोजी अच्छी करना है तो बच्चों के प्रति नर्म रहे और बच्चों को समझने की कोशिश करे, तो वो अच्छे से लगा पाएगा पेडागोजी को। 5 वयस्क के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? अगर 5 वयस्क के मोहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 140, 135, 150, 160, तो उसकी होगी 160। जो 5 वर्ष का मोहन है उसकी मानसिक आयु है 8 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि का एक पैराग्राफ है, उसमें आई को लेवल, बुद्धि, ये सब कुछ, ये सब आप पहले थ्योरी पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर आराम से लगा पाओगे। इनमें से कौन सा IQ, इसमें से कौन सा IQ स्तर मध्य बुद्धि, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है? तो देखो मंद बुद्धि वाले IQ वाले बालक किस में आते हैं? तो देखते हैं 36 से 49 के बीच में आते हैं मंद बुद्धि वाले। तो आप अच्छे से याद रखना कि 36 से 49 वाले IQ में आते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। फिर है रोसा इंक ब्लैट। रोसा, ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों इस वाली पेडागोजी में, और भी करवाई पर उसमें इतने टफ नहीं आए, लेकिन ये थोड़ी टफ है क्योंकि मैंने थ्योरी करी हुई है, क्वेश्चन लगाई, तो मुझे समझ आ रहा है कि जहाँ तक देखो तो ये थोड़ा पेपर टफ आया। इसलिए बोलते हैं आपको कि डेली पेपर लगाओगे तो आपको मोनेटाइजन होगा, दिमाग में चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, घूमेंगे, सभी करोगे तो उधर एग्जाम हॉल में भी इस प्रकार के पेपर आ जाएंगे ना, तो आप थोड़ा उनसे कम्युनिकेशन कर पाओगे, उन्हें लगा पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। रोसा इंक ब्लैट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोसा इंक ब्लैट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के, ना कि बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, बिल्कुल नहीं, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता नहीं, व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं नीचे। तो अब आया हमारा कौन सा? 9वां यानी 9th क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। यह विस्मृति का कारण नहीं है। क्या नहीं है? देखते हैं। यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, मानसिक द्वंद्व,
सीखने की दोषपूर्ण विधियां, स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी। तो देखो मानसिक द्वंद्व एक गलत वे में आ गया। वो क्या पूछा, ये विस्मृति का कारण नहीं है, नहीं है यानी नेगेटिव, यानी नहीं है, कारण नहीं है विस्मृति का। तो मानसिक द्वंद्व है, दोषपूर्ण विधियां हैं, सीखने में कमी है, कारण कारण नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छा कारण नहीं है, यानी दूसरा आंसर इसका राइट माना जाएगा। फिर है वह विज्ञान जो संज्ञानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है क्या। तो आप समझ सकते हो कि एकत्रित करना, विभाजित करना, तुलना करना, प्रस्तुत करना, तो आप समझते गणितीय में होता है वह संख्यानात्मक। वह विज्ञान जो संख्यात्मक विद्युत को एकत्रित, तो हमारा ज्यामिति, संभाव्यता, गणित, तो देखो ज्यामिति तो नहीं होगा, ना कि गणित पूरी होगी, न संख्या की में आ जाएगा, संख्या की में ये सभी गुण आ जाते हैं, तो हमारा फोर्थ सही आंसर है। फिर निम्न में से कौन से भिन्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है। तो रेवेन का परीक्षण, ड्रो ए मैन परीक्षण, 16 PFTAT, तो हमारा इसमें आ जाएगा कौन सा, रेवेन का परीक्षण। निम्न में से कौन से भिन्न है, तो रेवेन का परीक्षण भिन्न है इनमें से, इन सभी में से। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक निकालना है। तो इसका माध्यांक है हमारा कितना, 9.5। कौन सा है, 9.5। ये आप करते रहना, क्योंकि अभी इसमें इतना मतलब आपको क्वेश्चन आंसर लगाते जाए, आप रोक कर लगा भी सकते हो, इसलिए बोल रही कि आप लगाते रहना। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक के कारण वीडियो रुक गई थी, सॉरी। तो मैं ये बताने जा रही हूँ, मैं लगवा देती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि क्वेश्चन इधर लगाएंगे, आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, तो फिर ठीक है इसमें हाँ एक क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही लगाना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी में आते हैं, और तो आपको समझना जरूरी है। तो ये सरल है, क्योंकि कठिन नहीं है, इसलिए कौन है, ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि वो माध्यांक पूछ रहे हैं। क्या माध्यांक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो माध्यांक कौन होगा। आप वैसे भी कमेंट करके तो बता ही दीजिएगा, चलो मैं ही बताती हूँ। तो माध्यांक देखो हमारा 10 तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं मध्य में हमारा यहाँ है मध्य एरिया, तो इसमें तो कोई अंक नहीं है, समझो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बीच में नहीं है, तो 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 यहाँ है। और 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ना कि हमारा 8 आएगा, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड है। और ना 10, 9.5 क्यों आएगा, क्यों आएगा वो तो आपको भी पता है, मैं तो बता देती हूँ कि वो इसलिए आएगा कि देखो 9 से 10 के बीच की संख्या चाहिए, तो 9.5 ही हो जाएगा ना, 9.5 हो जाएगा, 5 और मिला देंगे तो 10 ही हो जाएगा। फिर का मतलब बीच का पूछना है, तो ये हमारा सही राइट आंसर माना जाएगा। फिर सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है। तो हैगार्टी ने, स्किनर ने, गेस्टाल्टवादी ने, मनोवैज्ञानिक ने, थॉर्नडाइक ने, तो इसका है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है। इसका आंसर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है। फिर है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल के अनुसार प्रवृत्ति से सम्मत होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से सम्मत होता है क्या, संवेदना का, चिंतन का, संज्ञान का। तो इसमें ना कि संवेदना का ना कि चिंतन का, उनके द्वारा होता है क्या, संवेग के द्वारा, यानी दूसरा आंसर सही है हमारा। फिर है पूर्व, क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है अभिप्रेरणा, कल्पना, संवेदना। तो ये तीनों तो एक ही जैसे हो गए। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका ना, प्रत्यय से ही आप समझ आए होंगे कि प्रत्यय होता है पुराना, यानी प्रत्यक्ष, उपसर्ग यानी आगे वाला, प्रत्यय यानी पीछे वाला शब्द। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी पूर्व अनुभव। तो पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो बार्टन हॉल ने, सोनेल ने,
गॉर्डेन ने, सिरिल बार्ट ने, तो सिरिल बार्ट ने दी है ये अवधारणा। किसने? सिरिल बार्ट ने दी है। फिर निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो हमारा वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, अभिक्षमता। तो हमारा अभिक्षमता भिन्न है। क्या है? हमारा अभिक्षमता भिन्न है। फिर है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत। तो हमारा है क्या? प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि, थॉन्डाई ग्रंथि, थॉन्ड्राइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडरनल ग्रंथि। तो लार ग्रंथि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है। फिर प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, मूर्त अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, संवेदनात्मक। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, ये हो गई द्वितीय, ये है पहली, ये है तीसरी, ये है चौथी। इस प्रकार से अवस्थाएं हैं प्याजे की। ठीक है। फिर है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है कहाँ? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। चूहे और बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, केवल मनुष्य में। ये सब नेगेटिव है। पहला सही है कि सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। क्या? मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है सभी प्राणियों में। ठीक है। तो हमारा आंसर पहला है। फिर भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से सम्मिलित है। तो कौन से अनुच्छेद में? तो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में है। ठीक है। अनुच्छेद 21A में। फिर क्रेसमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेसमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो गोलकाय, सुडोलकाय, ये सभी, लंबकाय। तो गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, ये सभी में किया है। इन सभी में वर्गीकृत किया है क्रेसमैन ने। ठीक है। व्यक्ति को। फिर है TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो अभिव्यक्ति का, मूल्य का, बौद्धिक क्षमता का, तो अभिक्षमता का। तो हमारा सही आंसर माना जाएगा किसका? अभिक्षमता का मापन है। फिर है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत निम्न में से अभिप्रेरणा की, सृजनात्मकता की, स्मृति की, अधिगम की। तो ये व्याख्या करता है संघनन किसकी? स्मृति की व्याख्या करता है। संघनन स्मृति की, संघनन का सिद्धांत पूछा गया है तो व्याख्या किसकी करता है? कि स्मृति की व्याख्या करता है। ठीक है। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला क्या कारक है? मतलब वाला कारक क्या है? निम्न में से शारीरिक विकास को जो प्रभावित कर रहा है वो कारण क्या है? तो खेल तथा व्यायाम, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सभी। तो देखो, शरीर को विकास, जब शारीरिक विकास होता है तो उसमें प्रभावित खेल भी कर सकते, व्यायाम भी करते हैं, वातावरण भी प्रभावित करता है शरीर को, वंशानुक्रम भी शरीर को प्रभावित करते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? ये सभी प्रभावित करते हैं हमारे शारीरिक विकास में। ठीक है। तो ये सभी आ जाएगा। फिर है बुद्धि लब्धि की गणना। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है वास्तविक आयु वटा मानसिक आयु गुणे 100। ठीक है। ये नहीं है। वास्तविक आयु मानसिक आयु, ये नहीं है। मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100, नहीं। ये है हमारा इसका सही बुद्धि लब्धि।
मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु गुणे 100 सही है। दोस्तों इस प्रकार से इस चैनल पर संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे। और हाँ, ये पेडागोजी पेपर टू का लगवाया जा रहा। तो दोस्तों ये सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि पेपर 2 का लगवाया जा रहा अगर, तो जब तुम इतनी बड़ी लेवल का लगाओगे तो छोटी लेवल तो आराम से ही पार कर जाओगे, उसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। और अच्छा है कि पेपर 2 लगाओ तो पेपर 1 तो वैसे ही क्लियर हो जाए आपका, अगर जिसको 1 देना है तो, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल मिलेगा आपको, तो लो लेवल तो आप वैसे ही पकड़ के ले जाओगे। तो लो लेवल और भी सरल आता है इससे, तो आप इसको ज़रूर लगाएं, डेली लगाएं, क्योंकि आपकी पेडागोजी अच्छी हो जाएगी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो। फिर इसमें है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो वुडवर्थ ने, ड्रेवर ने, रॉस ने, डीवी ने। तो इनकी चर्चा की है किसने, डीवी ने, हमारे डीवी ने इनकी वुडवर्थ की चर्चा की। फिर आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है देखते हैं। सामान्यीकरण, प्रयोग, अवलोकन, कल्पना। तो कल्पना करना इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन। और देखो दोस्तों एक बात बता दूं, जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए हैं, मैंने लगवाए, तो आपने जितने भी अपनी मर्जी से क्वेश्चन लगा पाए कि आप इतने नंबर ला पाए अपने हिसाब से, तो वो कमेंट करके बताइए कि आप इतने नंबर ला पाए हो ये पेपर लगाने में। 30 क्वेश्चन में से पेडागोजी में, मतलब पेडागोजी के 30 क्वेश्चन में आप कितने लगा पाए, कितने नंबर ला पाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको उसका नॉलेज होगा और आपको एक थोड़ा महसूस होगा कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन लगा पाया हूँ या लगा पाई हूँ। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। सीखी गई बात में पुनः धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। धारणा है, चिंतन है, स्मरण है या विस्मरण है। ना स्मरण है, ना धारण, ना चिंतन, विस्मरण है। ये क्या है, विस्मरण, कि आप बात को धारण भी कर रहे हैं सीखी हुई, पुनः स्मरण भी कर रहे हैं, फिर भी असफल हो रहा है, तो इसका आंसर माना जाएगा क्या, विस्मरण। सो दोस्तों इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन, एक सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे और पेडागोजी की 30। इस प्रकार से आपके हिंदी भी आएगी। तो आपके हर डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो आप डेली देखिएगा। अभी गैप रहते थे, क्योंकि मैं इसलिए गैप करती थी कि आपको एक पूरी क्लास में सब पढ़ा देती थी, पर आप सभी नहीं देखते हो पूरी क्लासेस। तो आप नहीं देखोगे तो एग्जाम में कैसे आप समझ पाओगे, कैसे आपका दिमाग क्लियर हो पाएगा, कैसे आप क्वेश्चन में समझ पाओगे कितने नंबर आ रहे हैं, लगा भी पा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको 30 क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ। हाँ, और सोशल साइंस की क्लास में आपके कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि संपूर्ण सोशल साइंस के पूरे आएंगे मिला के 60, तो वो 60 आएंगे। तो आपको इस प्रकार से जिसका जो सब्जेक्ट है तो आप लगाइए और उसके कमेंट करके बताइए कि आपने इतने नंबर अचीव किए, इतने नहीं किए। तो एवं आप जो नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप डेली टाइम बाय टाइम क्लास ज्वाइन कर सको। और जो पुराने हैं और नए भी, कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिए। और मैंने बोला ही है कि किसने कितने क्वेश्चन आंसर लगा पाए, उस बात से आप कमेंट में बताइए कि कितने लगा पाए हैं। और इस प्रकार से डेली क्लासेस डरती है, तो आप देखिए, और प्ले लिस्ट बना दी गई, तो उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है सारा कंटेंट। 6 to 8 सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, एवं अभी हिस्ट्री चल रही है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जाए, जो कि आप लगा रहे हो, देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, और अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लासेस।